आठवीं के बच्चों, आज चक्रवृद्धि ब्याज में हम 14.2 इस प्रश्न संग्रह के प्रश्नों को देखेंगे। बट उनको हल करने से पहले थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्रों का उपयोजन किस प्रकार से करना है, यहाँ इनका हमें उपयोग किस तरह से करना है प्रश्न के हिसाब से। अब चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ बैंकों में ही इस्तेमाल नहीं होता है। ब्याज ये शब्द सिर्फ बैंकों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि आप इस सूत्र के ज़रिए जनसंख्या में वृद्धि, किसी वाहन का प्रतिवर्ष कम होने वाला मूल्य, दैनंदिन जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको आप हल कर सकते हैं। किसी वस्तु को कुछ समय उपयोग में लाकर बेचने पर उसका मूल्य खरीदी मूल्य से कम होता है, तो कम होने वाले मूल्य को कमी या अवपात कहते हैं। और मूल्य की फिसलन जो है या मूल्य की जो कमी है वो निश्चित समय में निश्चित दर से होती रहती है। जैसे कि यंत्रों का मूल्य प्रतिवर्ष निश्चित प्रतिशत से कम होता है, और कुछ समय पश्चात कम हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का उपयोग आप कर सकते हैं। और यह मूल्य ज्ञात करने के लिए अवपात की दर पता होनी चाहिए। अवपात की दर यानी कमी की दर पता होनी चाहिए। तो वस्तु का मूल्य कम होने पर जो अवपात की दर होती है वह ऋणात्मक होती है, यानी जो आर होता है वो हमें उस समय ऋणात्मक लेना होता है। तो इससे संबंधित एक प्रश्न भी है आपके प्रश्न संग्रह में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और थोड़ा सा हम यहाँ पे एक उदाहरण को समझेंगे। जैसे यहाँ जनसंख्या दिया हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या में 8% की दर से वृद्धि होती है, और वर्ष 2010 में उस शहर की जनसंख्या जो है 2,50,000 हो, तो वर्ष 2012 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखो यहाँ पर अब इसमें P किसे मानना है, A किसे मानना है, या R किसे मानना है, N किसे मानना है, ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2010 में शहर की जनसंख्या हमें दी है 2,50,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी शुरुआती जनसंख्या है। जो शुरुआती जनसंख्या है वो हमारा P हो जाएगा। P यानी प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की भाषा में। तो P बराबर क्या हो गया, 2010 की जनसंख्या जो कि है 2,50,000। उसके बाद में हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, 2012 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, मतलब 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो वो हमारा A हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बड़ी ही होगी 2012 में, A हो जाएगा। A यानी हमारा अमाउंट हो जाएगा 2012 की जनसंख्या, जो कि हमें पता नहीं है, जो कि हम निकालेंगे अभी। इसके बाद में है जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है, 8% प्रतिवर्ष, तो ये हमारा R हो जाएगा 8%। इसके बाद में हमें कितने वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी है, 2010 से 2012 मतलब 2 वर्ष, तो हमारा जो N हो जाएगा, समय जो होगा वो 2 वर्ष का हो जाएगा। इस तरह से A जो हमें क्या ज्ञात करना है, 2012 में यानी 2 वर्ष बाद होने वाली जनसंख्या, ये हमें ज्ञात करना है। अब हम अपना सूत्र लगाएंगे। हमारा सूत्र है A बराबर P कोष्ठक में 1 धन R बट्टा 100, और यहाँ कोष्ठक के ऊपर N घात में N। अब सूत्र में जहाँ जहाँ जिस नंबर को रखना है, जैसे R की जगह पे R रखिए, P की जगह पे P रखिए, और फिर उसके बाद में जब हम सूत्र को हल करेंगे तो हल करने के बाद 2012 की जनसंख्या हमें मिली है 2,91,600, इतनी जनसंख्या होगी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी इसको कट पिट करने का तरीका आपको मालूम ही है, जैसा हमें यहाँ पे लिखा है। अब ये यहाँ पे 2 शून्य, 108/100, 108/100 ये आपको मिल गया। तो यहाँ के 2 शून्य, इनके इनिशियल 2 शून्यों को काट दीजिए, फिर यहाँ के 2 शून्य, उससे भी इनिशियल 2 शून्यों को काट दीजिए, ऊपर बच जाएगा 25 गुणा 108 गुणा 108, उसका गुणा कर लीजिए, आपको ये उत्तर मिल जाएगा। तो ये इस तरह से इस सवाल का हल यहाँ पे करके आपको बताया हुआ है। अब हम सीधे प्रश्न संग्रह की ओर बढ़ेंगे। यहाँ प्रश्न संग्रह में देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी उड्डान पुल यानी फ्लाईओवर जो होता है बनवाना प्रारंभ करते समय वहाँ पे कुल जो मजदूर काम कर रहे थे वो थे 320 मजदूर। यदि मजदूरों की संख्या में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष के पश्चात कुल कितने मजदूर काम पर रहेंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको निश्चित करना है, ये शाब्दिक प्रश्न है, तो इन शब्दों को अब आपको सवाल में ढालते समय किस प्रकार से सवाल बनाना है। देखिए इसमें P कैसे मानना है, R कैसे मानना है, N कैसे मानना है, A कैसे मानना है। तो सबसे पहले उड्डान पुल बनवाना प्रारंभ करते समय कुल मजदूर कितने थे, यानी शुरुआत में कुल मजदूर कितने थे, मतलब हमारा P हमारा हो जाएगा 320। मजदूरों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि यानी R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, R हो जाएगा 25%।
समय क्या दिया है, 2 वर्ष पश्चात, यानी समय हमारा हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष पश्चात की संख्या हमें ज्ञात करनी है। 2 वर्ष पश्चात मजदूरों की संख्या मतलब ए कितना होगा। अब हमने ये सूत्र लगाया, सूत्र में हमने ए बराबर पी कोष्ठक में 1 धन आर बट्टा 100 और एन। ए बराबर 320, फिर पी की जगह पे पी का मान लिखिए, आर की जगह पे आर का मान लिखिए और एन की जगह पे एन का मान लिखिए। सवाल तैयार हुआ। अब यहाँ पे इस मिश्र भिन्न को हमें पूर्ण भिन्न में बदलना। 100 एक कम 100 और 25 125 बट्टा 100। इसको आप यहीं पे कट कर सकते हैं 25 के पहाड़े से। 25 चौक का 100, 25 पच्चे 125 कट कर दिया, 5 बट्टा 4 आया। अब हमने क्या किया, 320 गुणा 5 बट्टा 4 गुणा 5 बट्टा 4। 4 से आप 320 को काटोगे 80 आएगा और फिर वापस 4 से 80 को काटोगे 20 आ जाएगा। तो 20 गुणे 5 जब आप करोगे तो 500 आ जाएगा। इस तरह से 2 वर्ष पश्चात जो है कितने मजदूर काम पर होंगे, 500 मजदूर काम पर होंगे। तो इस तरह से आप जो है इस सूत्र का उपयोग करके, चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का इस्तेमाल करके, इस तरह से हम कई चीज़ों की अन्य अलग अलग जो है दैनंदिन व्यवहार में अलग अलग जो है विषय पर हम जो संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। चाहे वो मज़दूरों की संख्या हो, चाहे जनसंख्या हो, चाहे किसी मशीन का मूल्य हो, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ है। देखिए दूसरे सवाल अब 14.2 का दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरे प्रश्न में अगर आप किताब में इसका उत्तर देखेंगे तो 242 दिया है, लेकिन जो प्रश्न है वो प्रश्न जो है वो थोड़ा सा उसमें संख्या जो सही नहीं है। तो अगर और उस संख्या के हिसाब से यदि आप जब सवाल हल करने को लोगे तो सवाल का हल दशमलव में आ रहा है लगभग। अगर निश्चित संख्या आपको ज्ञात करनी है और निश्चित संख्या इसका उत्तर 242 दिया है तो उसके लिए प्रश्न इस प्रकार होना चाहिए कि किसी गणरिया के पास 200 भेड़ें हों और प्रतिवर्ष उनकी संख्या में यदि 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष के पश्चात उनके पास कितनी भेड़ी होंगी। अगर हम इस तरह से सवाल को लेते हैं तब हमारा सवाल देखिए किस तरह से हम हल कर पाएंगे। एकदम शुरुआत में भेड़ों की संख्या है यानी P 200, प्रतिवर्ष उनकी संख्या में वृद्धि यानी R वो है 10% की। समय इसमें दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष पश्चात भेड़ों की संख्या पूछी है और जो A है यानी अमाउंट जो है 2 वर्ष पश्चात भेड़ों की संख्या, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बस ऐसी तरह से सूत्र का इस्तेमाल करके हम इसको निकालेंगे, सवाल को हल करेंगे और सवाल हल करने पे जैसे मैंने पिछला प्रश्न आपको बताया ठीक उसी प्रक्रिया से इस सवाल को हमें हल करना है और इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा 242 और इस तरह से गणेरिये के पास 2 वर्ष पश्चात 242 भेड़ें होंगी, ये आपका उत्तर मिल जाएगा। ये सवाल आसान है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया है, आप थोड़ा सा प्रयास करिए खुद से इसे हल करने के लिए। अब हम देखेंगे इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो मैं आपको मौखिक समझाऊंगी क्योंकि वो प्रश्न भी जो जिस तरह से पहला दूसरा प्रश्न है उसी तरह से तीसरा प्रश्न है। किसी जंगल में 40,000 वृक्ष हैं। यदि वृक्षों की संख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि निश्चित की गई हो तो 3 वर्ष पश्चात वृक्षों की संख्या कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले शुरुआत में जंगल में वृक्षों की संख्या यानी P बराबर 40,000, वृक्षों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि बराबर 5%, 3 वर्ष पश्चात समय बराबर हो जाएगा 3 वर्ष और लास्ट में आ जाएगा 3 वर्ष पश्चात वृक्षों की संख्या यानी A बराबर कितना, तो A आपको निकालना है। उसके बाद में आपको ये लिखने के बाद आपको सूत्र का इस्तेमाल करना है और सूत्र का इस्तेमाल करके आप इस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। सवाल हल करना आसान है। अब हम चौथा प्रश्न इसमें का देखेंगे। चौथे प्रश्न में है, देखो यहाँ पे दिया है, आज एक मशीन 2,50,000 रुपये में खरीदी गई और उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की दर से अवपात होता हो, अवपात यानी कमी, तो 2 वर्ष के पश्चात उस मशीन का मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम होगा। देखो यहाँ पर हमें जैसा कि वो बताया हुआ था, पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अवपात की दर जब दी होती है तो R जो होता है वो ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पर हम सवाल तैयार करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में मशीन का मूल्य दिया है 2,50,000 रुपये, अवपात की दर दिया है 10%, समय दिया है 2 वर्ष का और 2 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य यानी A बराबर कितना। तो यहाँ पे A बराबर P कोष्ठक में 1 धन R बट्टा 100 और घात में 9। यहाँ देखिए A बराबर 2,50,000, फिर कोष्ठक में आ जाएगा P की जगह पे हम P लिखेंगे 1 धन। अब देखो R में हमने अवपात की दर 10% दी है मतलब -10, R ऋणात्मक होगा, ठीक है। यहाँ भी हमें लिखते समय सूत्र में R यहाँ ऋणात्मक ही लिखना चाहिए था।
जब अवपात की दर पूछी जाती है या अवपात ये शब्द का इस्तेमाल हो जाए तो r जो होता है उसे ऋणात्मक कर देना चाहिए। तो फिर उसके बाद देखिए आपने ऋण 10 लिखा है। अब क्या हो जाएगा, 100 एक कम 100, उसमें से हम 10 घटाएंगे, आ जाएगा कितना, 90 माइनस 90/100, ये हमारा रिजल्ट आया है। अब क्या हो जाएगा, अब इसमें a बराबर आप 2,50,000 गुणे कोष्ठक में माइनस 90/100 गुणे 90 माइनस 90/100, क्योंकि 2 यहाँ पे घात में है। अब हम इसको शून्य से यहाँ पे ये दोनों शून्य से यहाँ का दोनों शून्य कट जाएगा, फिर ये 2 शून्य से यहाँ का 2 शून्य बचा हुआ कट जाएगा, बच जाएगा 25 गुणे कोष्ठक में माइनस 90 गुणे माइनस 90। अब माइनस माइनस 2 माइनस हैं गुणांक के स्वरूप, यहाँ पर अब बच गया क्या, 25 गुणे माइनस 90 गुणे माइनस 90, माइनस माइनस आपका कट हो जाएगा, या इसे आप धन भी मान सकते हैं। और अगली संख्या आपकी तैयार होगी a बराबर 25 गुणे 90 गुणे 90। जब आप उसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2,02,500 रुपया। 2 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य हो जाएगा आपका 2,02,500 रुपया, और इसका असली क्रय मूल्य है 2,50,000 रुपया। तो कितनी की कमी आई, आप उसे क्या करेंगे, घटाएंगे, p-1 करेंगे, आपको मिल जाएगा 47,500 रुपया। ये सब आपको खुद भी करके देखना है, बस लिख नहीं लेना है। तो इस तरह से आपको 2 वर्ष के पश्चात मशीन के क्रय मूल्य में 47,500 रुपये की कमी होगी, और यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा पूरा। इसके बाद में जो सवाल है, जो 5वां, 6वां और 7वां, ये सवाल जो है आप लोग स्वयं इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हल करिए। इसमें का 8वां और 9वां, ये 2 सवाल मैं अब आपको और समझाऊंगी। 8वां सवाल है, किसी शहर के एक उपनगर की जनसंख्या में विशिष्ट दर से वृद्धि होती है। यहाँ दर नहीं दी हुई है। आज की तथा 2 वर्ष पश्चात की जनसंख्या 16,000 तथा 17,640, तो जनसंख्या वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले शुरुआत में जनसंख्या यानी p जो है वो है 16,000, जनसंख्या में वृद्धि की दर हमें पता नहीं है, समय 2 वर्ष है, और 2 वर्ष पश्चात की जनसंख्या दी है 17,640। अब हम सूत्र लगाएंगे, a बराबर p कोष्ठक में 1 धन r/100 और घात में है 9। इस तरह से यहाँ पे फिर a की जगह पे हम लिखेंगे 17,640, p की जगह पे हम p का मान लिखेंगे 16,000, और यहाँ आ जाएगा 1 धन r/100 घात में 2। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, 17,640 बट्टा 16,000 आप कर लीजिए, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 धन r/100 जो कि कोष्ठक में है। जब आप इसका आगे आपको क्या करना है, 17,640 का और 16,000 का, इनका वर्गमूल हम खोजेंगे। तो इसका जो वर्गमूल है 17,640 का वर्गमूल 42 है और 16,000 का वर्गमूल 40 है। तो हम इसको वर्गमूल वाले रूप में लिख करके और उसके घात पे हम 2 लिख देंगे, कोष्ठक में इनको डालेंगे हम। अब इस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे भी इसके घात में 2 है और यहाँ पे भी घात में 2 है, दोनों तरफ घात समान हो गया है, तो हम इसे हटा देंगे। हमारे पास अब क्या बच जाएगा, दोनों तरफ से हम इसे रिमूव कर देंगे, क्योंकि दोनों ही तरफ वो समान हो गया है, तो रहे या ना रहे बात एक ही हो जाएगी। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सवाल को और आसान करने के लिए इसको हटाएंगे। अब क्या बचा है यहाँ पे, 42/40 बराबर 1 धन r/100। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, 1 धन r/100 इस तरफ लिखेंगे और फिर 42/40 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 धन के रूप में है, हम इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो r/100 बराबर के इस तरफ आने पर 1 धनात्मक 1 ऋण में बदल जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, r/100 बराबर, अब देखो यहाँ पे ये 40 है और यहाँ -1 है, तो -1 का हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 से इसमें गुणा करेंगे। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, और इन दोनों का हर समान हो जाएगा, तो 42 ऋण 40/40, क्योंकि 40 एक कम 40, और फिर उसका हर भी समान हो जाएगा, इसलिए दोनों का समान हर मैंने यहाँ पे 40 लिया है। 42 में से 40 घटाया गया, आ गया 2/40। आप इसे यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, 2 एक कम 2, और यहाँ पे आपको 1/20 मिल जाएगा। बट आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं, r बराबर, अब यहाँ पे ये जो 100 है इस तरफ आ जाएगा और यहाँ गुणा, यहाँ भाग में है तो यहाँ गुणा की तरह स्वरूप में हो जाएगा, 2/40 गुणे 100। अब यहाँ 2 से आप 2 एक कम 2 और 40 को काटेंगे 20 आ जाएगा, और फिर 20 एक कम 20, 20 25 100, 5 आ गया। इस तरह से r बराबर आपका 5% मिल गया, और अंत में आपका उत्तर होगा जनसंख्या वृद्धि की दर 5% होगी। यहाँ आपका ये सवाल हो जाएगा पूरा। इसमें खाली यही था जो हमने यहाँ वर्ग निकाला है और यहाँ जो घात को इस तरह से हटाया है, बस ये थोड़ा सा अलग था, यही मुझे आपको बताना था। अब हम इसका आखिरी प्रश्न जो है वो भी देखेंगे। अंतिम प्रश्न है, 10% प्रतिवर्ष की दर से 700 रुपये का कितने वर्षों में मिश्रधन 847 रुपये होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सीधे इसको लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ P, R, N और A हमें समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल है 700 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%,
एन हमको यानी समय हमको पता नहीं है और अमाउंट यहाँ पे 847 दिया हुआ है। अमाउंट यानी मिश्र धन, मूलधन, दर, समय और मिश्र धन। हमने सूत्र लगाया A बराबर P 1 धन R/100 कोष्ठक के बाहर जो है वो घात में n। अब A की जगह पे A लिखा, P की जगह पे P का मान रखा, R की जगह पे R का मान रखा और n यानी समय हमें पता नहीं है। अब हम फिर क्या करेंगे, अगली लाइन में 847/700 लिख लेंगे और यहाँ क्या बचेगा, 1 धन 10/100। एकदम पिछले सवाल की तरह ही है ये भी। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 847/700 में जब आप 7 से भाग देंगे तो यहाँ 121/100 मिल जाएगा आपको और यहाँ पे 100 एकम 100 में 10 जोड़ेंगे 110/100। इस तरह से एक संख्या रेडी हो जाएगी आपकी और यहाँ पे आपको n लिखना है। आगे क्या करना है, 121/100 इसका हमें वर्गमूल निकालना है, 11/10 आ जाएगा यह वर्गमूल और बाहर में यानी इसका वर्ग का चिन्ह लग जाएगा। 11/10 का वर्ग है 121/100, तो हम इसको इस स्वरूप में लिख देंगे बराबर। अब देखो यहाँ पर भी जो 110/100 था इसका भी अगर 0 हम कट कर दें या इसको हम काटें तो हमें क्या मिलेगा, 11/10 मिल जाएगा। इस तरह से देखो यहाँ भी कोष्ठक में 11/10 है और यहाँ भी कोष्ठक में 11/10 है। तो जब दोनों तरफ एक जैसी संख्या हो गई तो हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से हटा देंगे, 11/10 को दोनों पक्षों में से हटा देंगे हम और क्या बच जाएगा हमारा, 2 बराबर n बच जाएगा। और इसलिए n बराबर 2 यानी समय हमें कितना मिल गया, 2 वर्ष का। तो अपेक्षित समय जो मिश्रधन के लिए है वो होगा 2 वर्ष और यहाँ पर ये आपका सवाल हो जाएगा पूरा। तो ये बस इसमें थोड़ा सा करने का तरीका ही आपको समझाना था जो कि मैंने इस वीडियो में आपको ये बता दिया है। अब इस तरह से आप लोग 14.2 के प्रत्येक प्रश्न को हल करिए और इसे हल करते समय जब भी आप किसी सवाल पे अटकें तो वहाँ पर आप वीडियो को ज़रूर 1-2 बार वापस देखिए और उसको पुनः समझिए और पुनः उन्हें हल करने का प्रयास करिए। इस तरह से 14.2 आपका यहाँ पे पूरा होता है।